I'll give you my introduction. I'm Arvind Tiwari. We, along with Amit Poretiwar and Ranjana Tiwari, all three of us are founder director of NGO CRDG Foundation, working in the social field since January 16, 2018 on paper. But prior to that, 1 year before we started, means 2017. After starting that, our NGO was registered and we got into this thing. Then we had a thought, three of us sat together, and in between, I'm in continuous touch with Mr. Sunil Srivastava. And because we discuss lot many things. So it was decided that having a lot of fields, will concentrate initially on 5 fields: education, employment, environment, health, and cow protection. So looking into these aspects, we are working, and now we have started in the pandemic time this year. We started this Zoom meeting to look after the education part in a different way. That different way will be elaborated in brief by our Sunil Srivastava, because it was discussed, and I'll just complete it. Sunil ji, will you just brief it? Oh, sure, sir. Before that, I would like to ask you one thing, sir. Please Yes. Discuss the aim and objective of this meeting. Today's meeting. And it should be known to all. Yeah, not today's meeting, but on the following meetings also, upcoming meeting also. What is the purpose of making this group and meetings? Sunil ji, I always appreciate the concern, because the way you put up your questions. Yes, you speak first. ऐसा जो मीटिंग हम करने जा रहे हैं अभी, और जो आने वाले समय में भी करेंगे, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो क्या है, वो थोड़ा सभी मेंबर्स को थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए, ये मैं चाह रहा था। तो वो आप थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लें, तो सबको पता रहेगा कि क्या क्यों हमने रखी है ये मीटिंग्स। सुनील जी, आप हमेशा से एक शिक्षक और विद्यार्थी के भांति उत्सुक रहते हैं चीजों को जानने के लिए। बहुत अच्छी बात है, यही ऊर्जा सब में चाहिए। और आपसे जैसे कि चर्चा भी हो चुकी है, सबके लिए हमारा उद्देश्य ये है कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो अनुभव कर रहे हैं, हमारी शिक्षकों से चर्चा होती है, सुनील जी के अलावा और भी बहुत से लोगों से। आप लोगों को मैं बता दूं, एक प्रोफेसर नूना है, नाम सुना होगा, एजुकेशन रिफॉर्म में काम किया है 1985-86 में। और प्रोफेसर गोविंदा हैं, आर गोविंदा, जो वाइस चांसलर थे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी हमारे संग शीघ्र ही जुड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, इनसे बात हो चुकी है। तो ये सब विजनरी लोग आ रहे हैं, लोगों ने इस फील्ड में काम किया हुआ। तो उद्देश्य आपसे जो चर्चा की थी, इसी से समझिए कि ये हमारा ग्राउंड वर्क है कि जो एजुकेशन में जो चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, जिसपे कि हम बात करते हैं। हमारे यहाँ जब देश आजाद हुआ था तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी, और ब्रिटिश काल से लेकर के उसके बाद आजादी के बाद से इसमें बहुत तेजी से इसको विलुप्त किया गया। मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, विलुप्त, एलिमिनेट किया गया सिस्टम से। तो जब इनको सिस्टम से विलुप्त किया गया तो उससे क्या क्या हानि हुई है और हमें इसको किस तरीके से पुनः रिगेन करना है, उस पे हमारी चर्चा है। और जो 2 मुद्दे नए प्रकरण जो जुड़े हैं, वो ये जुड़े हैं कि ये जो पेंडेमिक महामारी अचानक आई है, उससे पहले शिक्षा में क्या था, दूसरा उसके बाद क्या हुआ। इसके अतिरिक्त शिक्षा, शिक्षण संस्थान, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक के बीच में एक नई कड़ी आ गई, जिसपे कल चर्चा की थी हमने। वह थी हमारे ट्यूशन टीचर, ट्यूशन क्लासेस। जब हम इन सब चीजों पे चर्चा करते हैं तो हमारी शिक्षा नीति में किस तरीके से जो परिवर्तन आया, उस पर हम आगामी सत्रों में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो सुनिश्चित हुआ था कि हम दिए हुए बिंदुओं पे चल के आगे आने वाले चर्चा के बिंदु, इसी से संबंधित चर्चा करके आगे बढ़ेंगे।
तो उसी की कड़ी में आज अनूप मिश्रा जी का ऐतिहासिक काल से लेकर के जो हमारी शिक्षा पद्धति में जो ह्रास हुआ है, जो गिरावट आई है, उस पे आज चर्चा करना का आज का हमारा उद्देश्य है। तो सुनील जी, आप थोड़ा-सा ब्रीफ में बताइए, हमारे संग अब अनूप जी आ गए हैं, तो आज का जो सत्र है हम उससे प्रारंभ करेंगे। जी, सुनील जी। मैं माफ कीजिएगा, मैं आपका अभी तक क्वेश्चन नहीं समझ पाया क्लियरली कि मेरे को क्या ब्रीफ करना है। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा समझना चाहूंगा। ब्रीफ आपको ये करना है कि ये जो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस मार्ग के यस बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है? यस यस बिल्कुल। एक्चुअल में हम जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि एजुकेशन में जो जो कमियां आ रही हैं, कहाँ कहाँ किस लेवल पे कमी आई। जैसे एक पॉइंट ये आया है कि ट्यूशन सिस्टम भी एक खराब व्यवस्था है, तो एक्चुअल में उसमें चेंज आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कशन में निकल के आएंगी, उन पर फिर एक हम आगे राय अपनी बनाते जाएंगे, क्या चेंज हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है, क्या कमियां थी। हालांकि पहले की एजुकेशन में और अब की एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज तो यही है कि ये पूरी तरह से प्रोफेशनल हो चुकी है। और पहले की जो एजुकेशन थी वो गुरुकुल से स्टार्ट हुई थी, और अब हम कहाँ तक आ गए ये सबको पता है। और गुरुकुल पद्धति पे जो आज भी स्कूल चल रहे हैं, यानी कि जहाँ पर बोर्डिंग स्कूल है, वो आज भी टॉप मोस्ट अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो बोर्डिंग ही है। और वहाँ पूरी डेडिकेटेड एजुकेशन दी जाती है। आप चाहे सिंधिया स्कूल उठा लीजिए, चाहे नैनीताल के बेस्ट स्कूल उठा लीजिए, वो सारे बोर्डिंग पद्धति पे चल रहे हैं। वहाँ शायद उतना वो नहीं है, वो पूरी डेडिकेटेड स्टडी कराई जाती है। तो छोटी छोटी सी ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं जो हम यहाँ पर नहीं कर पाते। यहाँ पर बच्चे पूरे दिन भागते रहते हैं, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से आने के बाद वो और कुछ कामों में बिजी हो जाते हैं, ना उनको खेलने का ढंग से टाइम मिलता है, ना पढ़ने का टाइम मिलता है। तो बहुत सारी कमियां आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसी पे आज चर्चा के लिए जिनको हमने बुलाया है, वो हमारे साथी मिस्टर अनूप मिश्रा जी हैं, आज यहाँ अवेलेबल हैं, और वो इसमें बताएंगे आगे कि क्या है, शुरू से क्या रहा है अभी तक। तो मैं इनवाइट करता हूँ अनूप मिश्रा जी को कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद सुनील सर। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लेट क्लास में एंट्री मारा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 3:30 बजे है, जबकि मुझे बताया गया था, लेकिन मैं शायद मिस कर गया। जैसा कि मुझे कल एक जिम्मेदारी दी गई थी, पता नहीं मैं अपनी योग्यताओं के अनुसार उस टॉपिक पे न्याय कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन जो मेरे विचार हैं उनको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और उस विचार में ये चीज है कि सबसे पहले जब हम एजुकेशन के बारे में जब भी डिस्कशन करते हैं तो शुरुआत में पहले तो हमको ये सोचना पड़ता है कि व्हाट इज एजुकेशन। एक प्रश्न उठता है क्योंकि मैं जब भी क्लासेस में जाता हूँ अपने में, तो हमेशा मैं वाई से ही शुरू करता हूँ, व्हाट। और जब मैं व्हाट पे आता हूँ और वाई पे आता हूँ, तो एक बच्चे के पास में एक चीज जाती है कि ऐसा क्यों। तो एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन के बारे में ना जानता हो। बहुत सिंपल डेफिनेशन स्वामी विवेकानंद ने दी थी, इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द नॉलेज व्हिच इज लाइज विद इन अस और विद इन। तो जब हम बात करते हैं नॉलेज लाइज विद इन, बहुत सारे वैज्ञानिक आपने देखे होंगे, अनूप जी, ये पेड़ के फिर नीचे से लेटा हुआ। लास्ट वाला सेंटेंस फिर से रिपीट करिएगा प्लीज। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज व्हिच लाइज विद इन। तो व्हाट इज एजुकेशन, की जो ज्ञान हमारे अंदर पड़ा हुआ है उसको मैनिफेस्ट करना। और जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो आप देखेंगे कि यहीं से हमारे एजुकेशन सिस्टम को यहीं से फॉल्ट नजर आना शुरू हो जाता है, या यहीं से हमारी अप्रोच में कहीं परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाता है। परिवर्तन क्या है कि जो बाह्य ज्ञान है, हम उस ज्ञान को एक तरीके से अंदर डाल रहे हैं। और जब बात हम एजुकेशन की बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, तो मैनिफेस्टेशन का मतलब हुआ कि जो नॉलेज लाइज विद इन, दैट हैज टू बी मैनिफेस्ट। तो आप देखिए हमारे प्रोसेस में ही कितना एक डिफरेंट अप्रोच है, जस्ट रिवर्स। कि जो बाह्य ज्ञान है, जो किताबों में लिखा है, उसको
अंदर उतार के डालना। और रियल एजुकेशन क्या है कि जो हमारे पास है उसको जानना, उसको समझना और उसको अप्लाई करना। तो कल जो मैंने पॉइंट रखा था वहां से मैं शुरुआत वापस आता हूं कि हमारी एजुकेशन पद्धति को समझना पड़ेगा। और जब हम समझने की तरफ जाते हैं तो मैंने कल भी ये बात उठाई थी, बहुत थोड़े शब्दों में उठाने का प्रयास किया था कि हम जब पुराने उसमें जाते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, तो आप नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जब आप देखते हैं तो आपकी ऐतिहासिक जो धरोहर रही एजुकेशन की, चाहे वो तक्षशिला से लेकर के नालंदा हो या आपकी शारदा विद्यापीठ से लेकर के साउथ में जो केरल में या तमिलनाडु में जो एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज रही पुरानी, तो वो इतनी इनरिच थी कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम जो था इतना फ्लोरिश था कि हमारे यहाँ पे हम उस नॉलेज को होल्ड ही नहीं रख पाए। बाहर से लोग आए, मिडिल ईस्ट से लोग आए, चाइना से आए, सबने अपना ज्ञान अर्जन किया। यहाँ से ज्ञान अर्जन करने के साथ में ही वो यहाँ से हमारे लिटरेचर की कुछ चीजों को भी ले गए और उन्होंने अपनी भाषा में उसको बदला, और बदलने के बाद में ये ज्ञान जो है प्रसार हुआ। अब जब हम चाइना से जाते हैं तो हिस्ट्री बोलती है कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे श्रेष्ठ शिक्षक थे, और उन श्रेष्ठ शिक्षकों को जिनको कि इन यूनिवर्सिटीज में योग्यता अनुसार स्थान नहीं मिल पाया था उस टाइम पे, वहां उन शिक्षकों को लेकर के चाइना लेके गए वहां के किंग्स, उनको चाइनीज नाम दिया गया और चाइनीज नाम इंडियन टीचर्स को, और उन टीचर्स के द्वारा उन स्क्रिप्ट को ट्रांसक्रिप्ट को ट्रांसलेट कराया और उनने अपनी भाषा में उस चीज को उपयोग करना शुरू कर दिया। और यहाँ से अगर हम पारसिया की तरफ जाएं, जिसको कि हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं आज की तारीख में, वहां से भी बहुत सारे स्कॉलर्स इन यूनिवर्सिटीज में आया करते थे। मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, अखंड भारत में जो कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आते थे उस टाइम पे। अब यहाँ से यूरोप पहुंची वो नॉलेज, उनने अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट किया, लेकिन एज ए इंडियन जो कि हमारी संस्कृत मूल भाषा थी, उस भाषा को हम होल्ड नहीं कर पाए। हमारे घर में वो भाषा खुद ही पीछे पिछड़ती चली गई, कारण चाहे वो कुछ भी रहे हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा विशेष। अब बात मैंने जहां कल 3 पॉइंटों पर बात की थी वो थी, पहले हमने नॉलेज पे काम किया, तो नॉलेज में हम इंटरेस्ट थे, नॉलेज फेस निकला एजुकेशन का, फिर उसके बाद में एडवांसमेंट आया एक शताब्दी के बाद। शताब्दी में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, इन्वेंशंस इस नॉलेज के द्वारा हुए, और जिसमें एक सदी देखेंगे आप, बहुत सारे आविष्कार बहुत तेजी से होना शुरू हुए। और उन आविष्कारों को करते हुए जब किसी चीज का हमने आविष्कार कर लिया तो उसको प्रोडक्शन की तरफ ले गए, और प्रोडक्शन की तरफ जब हम लोग ले गए तो उसमें यह हुआ कि पहले हमारे पास में जो संपदा थी, खनिज संपदा या जो क्या बोलते हैं, जो रिसोर्सेज थे हमारे पृथ्वी पे, उन रिसोर्सेज को हमने दोहन करना शुरू कर दिया। एजुकेशन कैसे हमको आज की तारीख में जो खड़े हम वहां पे हम अपना नुकसान कैसे पा गए कि हम चीजों को समझ नहीं पाए। तो अब यहाँ पे आ रहे हैं प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में क्या हुआ, पहले हमने पहाड़ खोदे, वहां से कुछ चीजें निकालना शुरू की, खोदते 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 उसमें गड्ढा कर दिया, गड्ढा करके हम नीचे उतर गए, और आज हम मनुष्य एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया है कि वो गड्ढा एक तरीके से उसको भर रहा है, वो मनुष्य उसके बीच में ट्रैप हो गया। प्रोडक्शन जब शुरू हुआ तो हमने प्राकृतिक संपदाओं का तो दोहन किया ही किया, लेकिन इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कृति जिसको कोई परमात्मा ने बड़े आशीर्वाद के साथ बनाया, जो कि मनुष्य रूप में पैदा किया, क्यों किया मैं उसको इसलिए बोलता हूं कि इस ब्रह्मांड पे अगर कोई क्रिएचर बना है या कोई भी परमात्मा की सबसे सुंदर कृति है तो वो मनुष्य है। और क्यों है, क्योंकि परमात्मा ने उसको लेफ्ट साइड का ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज और विजडम, से फुलफिल किया। ये एनिमल्स के पास में नहीं है, और जब वो एनिमल के पास में नॉलेज और विजडम नहीं है, परमात्मा ने हम लोगों को दी, लेकिन उस नॉलेज और विजडम को हमने क्या किया, सही रूप में उपयोग में नहीं लाया। और यही उपयोग में न लाने के कारण ये जो प्रोडक्शन आए तो ह्यूमन रिसोर्स बन गया। क्यों हो गया, क्योंकि ह्यूमन को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और जिससे कि आपने देखा बहुत सारे डिपार्टमेंट बन गए इसमें, कि एचआर डिपार्टमेंट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कि आदमी को किस तरीके से उपयोग में लाया जाए। तो हमने व्यक्ति का भी दोहन शुरू कर दिया,
तो ये हमारी एजुकेशन पद्धति में जो, चाहे उसको हम लॉर्ड मैकाले को दोष दें या हम जो इन्वेंटर्स रहे हमारे यहाँ पे, जो लुटेरे आए, उनने जो हमारी यूनिवर्सिटीज को जलाया या तोड़ा फोड़ा या हमारे सिस्टम को ध्वस्त किया, उसके ये परिणाम निकल के आए। अब बात ये आई कि भाई जब ये परिणाम आ गए हैं तो अब हम आगे हमें इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आज अगर हम देखें, क्योंकि हम रिसोर्स बन चुके हैं, अब रिसोर्स जैसे ही बना तो हम कोई भी रिसोर्स को बेस्ट यूज कैसे करें या मैक्सिमम उपयोग में कैसे लाएं, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम भी कमर्शलाइज होना शुरू हो। अब कमर्शलाइजेशन में हम क्या हुआ, हमने हमारे जो एजुकेशन के वैल्यूज थी, जो एथिक्स थे, वो धीरे 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 हम ब्रेक करते चले गए। और ब्रेक करते चले गए क्योंकि कमर्शलाइजेशन हो गया, सबको नंबर 1 आना था। हमने आज तक सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं हम एजुकेशन में, और इसको बड़े बड़े लोग जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वी आर नॉट इवन एबल टू प्रिपेयर अवर चाइल्ड टू गेट फेल्ड। हम अपने बच्चे को फेल होने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इस रेस में फंस गए कि बेटा तुमको हमेशा नंबर 1 आना है, बेटा तुमको हमेशा अच्छा करना है। अब अगर वो हमेशा अच्छा करना है और नंबर 1 आना है, उस फेस में अगर वो फंसा रहता है, तो आप सोचिए कि उसे आपने कितना कॉम्पिटिटिव बना दिया। उसकी जो क्रिएटिविटी थी, जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, वो सब हम ध्वस्त करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि उस बच्चे में फेल होने के लिए, चीजों को सीखने के लिए, चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, चीजों को इन्वेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम कहीं मौका ही नहीं दे रहे। और उसके कारण ये हो रहा है कि हम अपने बच्चों के साथ भी आज अन्याय कर रहे हैं, चाहे हम एज ए टीचर अपने आप को दोषी माने, चाहे एज ए पेरेंट्स हम अपने आप को दोषी। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमने वो स्कोप खत्म कर दिया है जहां पे हम अपने बच्चे को तैयार करें कि बेटा अगर कहीं पे असफल हो रहे हैं तो वो भी असफलता नहीं है, बल्कि एक तरीका है चीजों को समझने का कि इस तरीके से ये चीज नहीं हो सकती। अब जब हम इस वाली चीज पे आए तो मैं इसी एजुकेशन के बारे में पूछ रहा था कि व्हाट फॉर। अब एजुकेशन किसके लिए, ये हमने समझ लिया, मैनिफेस्टेशन, लेकिन किसके लिए एजुकेशन? टू अर्न द लाइवलीहुड और टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ? क्या एजुकेशन इसके लिए? या क्या एजुकेशन इसके लिए कि वी शुड बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक हम बेहतर इंसान बनाएं, या एक बेहतर मैनेजर बनाएं, या बेहतर डॉक्टर बनाएं, या इंजीनियर बनाएं? लेकिन जो भी बने, क्या हम एक बेहतर इंसान के तौर पे उसमें वो चीज पा सकते हैं? तो ये चीजें कुछ हमारे यहाँ पे समस्याग्रस्त होती जा रही है। अब एम क्या था? बोले एम ये था कि भाई होलसम डेवलपमेंट। अब होलसम डेवलपमेंट में एजुकेशन सिस्टम में कमियां कहाँ आती जा रही हैं? तो हमने देखा कि होल पर्सनैलिटी, अब पर्सनैलिटी के डायमेंशंस को अगर देखें हम, तो उसमें फिजिकल भी इन्वॉल्व है, सोशल भी इन्वॉल्व है, इमोशनल भी इन्वॉल्व है, मेंटल भी इन्वॉल्व है, स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व है। ये सारी चीजों में क्या हम वो बच्चों को दे पा रहे हैं? तो ये सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं यहाँ पे। कल एक दीदी ने सवाल उठाया था कि टीचर बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, बहुत ज्यादा उसके पास में क्लरिकल काम है। मैं सहमत हूँ, मेरी कोई असहमति नहीं है उस बात से, लेकिन बात यह है कि एज ए टीचर हमको अपनी प्रायोरिटीज सेट करना पड़ेंगी कि वी आर इन दी टीचिंग। अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो हमारी ऑब्लिगेशंस स्टूडेंट की तरफ बनती है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा उन चीजों में उलझा लेते हैं जहां पे हम दूसरी साइड में ऑब्लाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मैनेजमेंट हम ज्यादा फंस जाते हैं, अदर देन कि हमको बच्चों की तरफ ऑब्लाइज होना है कि भाई जिसके लिए काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा बच्चा प्रायोरिटी है। तो हम उसमें फंस जाते हैं कई बार। और सही बात है, टीचिंग जो है प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग इज ए सर्विस। अगर हम सेवा के तौर पे इस भाव को लेकर के काम करने आए हैं तो फिर हमारे पास में कितना भी वर्कलोड हो उसमें कभी हमको टायर्डनेस नहीं होती। तो एजुकेशन सिस्टम में ये कमियां जो हैं उसमें बहुत सारी हैं, और अभी एक ऐसे वीकर सर्कल में हम लोग फंस चुके हैं कि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के द्वारा इन चीजों को दूर कर पाना बहुत मुश्किल काम। क्योंकि अगर ये बात उठाई जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि आप हमेशा समस्याग्रस्त हो जाएंगे। अरविंद सर का हाथ हैंड्स अप है, इसका मतलब मुझे इशारा हो रहा है टाइम अप हो गया है। बस लास्ट में नहीं रहूंगा, नहीं, मेरा ये इसका ट्यूशन इशारा टीचर है के। कि मेरे को कुछ पूछना है आदरणीय। सर प्लीज प्लीज। मेरे को ये पूछना है कि आपसे हमारी बात ये हुई थी कि जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, हम्म उसके
क्या दोष थे, क्या गुण थे, और क्या उसको आज प्रारंभ करना है कि नहीं और क्यों? वो थोड़ा-सा एक लिंक मिस हो रहा था, तो मैं वो जानना चाह रहा था। अ, जो हमारी जो पुराने पैटर्न पे जो हमारी एजुकेशन चलती थी, वो जिसके पीछे आज हम भाग रहे हैं, लाइफ स्किल्स, एक्टिविटी बेस्ड, ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं। बस इनको फ़र्क इतना है कि आज हम आंग्ल भाषा में इन चीज़ों को एक दूसरे रूप में सामने लेके आ रहे हैं। चाहे उसको सीबीएसई नए टर्म में ब्लेंडेड लर्निंग बोले। लेकिन बात ये है कि जो हमारे पहले एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम में कमी कहीं नहीं थी। बात ये हुई है कि हम अब उस तरीके से अपने आप को इस ज़माने में वेल इक्विप्ड नहीं कर पाए। तो बेहतर वही था जिसके जो 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 सिद्धांत थे उसकी पढ़ाई के, शिक्षा के, वो आज भी वही हैं, उसी तरीके से मजबूत हैं। फ़र्क इतना है कि आज के माहौल में उन चीज़ों के लिए टीचर्स को छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि जैसा कि मैम ने कल बोला था कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ में ओवरलोड कर देंगे किसी को, तो उससे बेस्ट परफॉर्मेंस तो हम ले नहीं सकते। तो ये चीज़ मेरा वो है कि और कुछ बोलना और बिन सर? नहीं, अनूप जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने बताया था कि एजुकेशन और आंतरिक ज्ञान दोनों के बीच में, नॉलेज और एजुकेशन के बीच में, आप नॉलेज और एजुकेशन को जो आपने बोला था, उसमें क्या संबंध देखते हैं? सर जो मैंने विदिन बोला था, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी वो जो है उसे बोलते हैं हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। अगर हम बच्चे को ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी दें कि वो करके सीखे, तो करके सीखने में क्या होता है कि उसकी अ, जो मसल्स के थ्रू जो कॉग्निटिव लर्निंग होती है उसकी, वो ज़्यादा इफेक्टिव है और वो ज़्यादा स्टेबल है। तो मेरा विदिन का मतलब ये था कि उसको एक्सपीरियंस कराएँ हम चीज़ों को, उसको फ्रीडम दें टू हैव द एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा छोटा बच्चा, कोई एक छोटी-सी कार उसको पेरेंट्स ने गिफ्ट की और वो बच्चा खेल रहा था। खेलते-खेलते उसके मन में विचार आया कि ये इसके गाड़ी के अंदर कौन बैठा है जिससे ये कार चलती है। अब उसने उस कार को खोला, खोल के उसने देखा तो उसमें स्प्रिंग दिखा। इधर मम्मी ने देख लिया कि अरे इसने तो कार तोड़ दी, और मम्मी जी दौड़ के आई, उसको एक थप्पड़ लगाया, बोले तूने तो कार तोड़ दी। बच्चे ने कार तोड़ी नहीं थी, वो उसकी जिज्ञासा थी, जो कि वो ये देखना चाहता था कि भाई इस कार के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो इसको आगे से पीछे खींचने पे आगे भगाती है। तो वो एक्सपेरिमेंट करने का मौका हम बच्चों को नहीं दे रहे हैं आज की तारीख में। वन वे कम्युनिकेशन में हम केवल लेक्चर मेथड से जा रहे हैं, और बच्चे को जो एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्च्युनिटी है वो बहुत कम हो गई है। अगर हम वो मौका दें और वो एक्सपीरियंस करे चीज़ों को, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। और क्योंकि रस है, सिलेबस ज़्यादा है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये असाइनमेंट देना है, वो असाइनमेंट लेना है, तो उसमें ये हो रहा है कि ये चीज़ हमारी पीछे होती चली जा रही है, और इसमें टीचरों के साथ में परेशानी हो रही है। अनूप जी, मेरा रिक्वेस्ट होगा पूरे ग्रुप से, कहे कि ये जो ग्रुप है इस समय काफ़ी सर, ज्ञानवान और विद्वान लोगों का ग्रुप है, काफ़ी शिक्षकगण हैं, आदरणीय लोग हैं। तो जी, जी। मेरी अपेक्षाएँ कुछ अधिक होंगी, काहे कि इसमें जैसा मैंने बताया कुछ और लोग भी जुड़ने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे उस पे हैं, और उन लोगों का भी जी, सानिध्य प्राप्त होगा। वो इसीलिए प्राप्त होगा कि आप लोगों का एक ऑरा ऐसा है कि उसकी वजह से लोग आकर्षित हो रहे हैं। काहे कि ये वीडियो जा जी, रहे हैं और लाइव जी, वीडियो जी, जा रहे हैं, हम इस पे एडिट करके नहीं भेज रहे हैं। उसका जी, कारण आपसे जो मैं चर्चा करना चाह रहा था, अभी भी आपसे निवेदन है, आपका एक सेशन कभी और रखेंगे। ये सब वैदिक शिक्षा और आज की शिक्षा में आपने एक कनेक्ट बताया कि दोनों वहाँ पे करने का बताते हैं और आज भी बताते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी शिक्षा के स्तर में बहुत अंतर आया हुआ क्यों? उस क्यों का जवाब हम आप ही से जानना चाहेंगे अनूप जी। कुलकर्णी साहब, इस समय आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी आज तक की, अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये मीटिंग जो सेशन है 40 मिनट के लिए था, और अगला सेशन ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा इसी आईडी पे, मैंने मैसेज में भी डाल दिया है। तो सबसे निवेदन है कि तत्काल उसी पे लॉगिन करके आ जाए, मैं सेशन फिर से स्टार्ट कर दूंगा इसी आईडी से। तो उसमें कोई दूसरी आईडी नहीं होगी, क्या है कि अभी कुछ हमारी लिमिटेशन है टाइम की। पर्टिकुलर स्लॉट 40 मिनट का रहता है जूम का, फिर अगला 40 मिनट अपने आप इसमें आ जाएगा। तो कुलकर्णी साहब, अब आपसे
निवेदन है कि आप अपने स्तर से जो आज की चर्चा हुई है उस कनेक्ट और डिस्कनेक्ट के बारे में बताएं इन लाइट ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि भौतिकी का विज्ञान मैं देखता हूं वास्तविकता से बहुत जुड़ा हुआ है। Right, sir. Thank you, sir. First of all, let me congratulate Anup ji because he nicely explained. He started with Swami Vivekananda's definition of education, that manifestation of perfection that lies within us, and the way he explained, that is fantastic. The within knowledge, one word was there that you asked, what is the knowledge? Perfection, or that what we want to manifest actually whatever we are studying nowadays, that is a bookish knowledge, okay. And that bookish knowledge goes from outside to inside, but what lies within us, that perfection which lies within us, it comes from inside to outside. So, and Satya Sai Baba gives name for this as the educare or educare. Education is nothing but the information that goes from outside to inside, and educare, it is that perfection, it comes from inside to outside. And this changing scenario of this education, though अभी जो भी एजुकेशन में बदलाव हो रहे हैं ना, जो आपने कनेक्ट की बात की अभी ना, so definitely it is a law of nature. Actually, physics is nothing but to study the laws of nature in terms of mathematics. So whatever is happening now, how to interpret it, what is the manipulation of this, interpretation of this, right? Whatever is happening nowadays. Actually, physics की भाषा में देखा जाए तो ये जो है, it is not a revenge of nature, but it is a response given to us by the nature. Whatever is happening, even in education also, जो कुछ अभी बदलाव आ रहे हैं, जैसे अनूप जी ने बताया कि पहले के जमाने क्या था, नालंदा क्या था और आज क्या है ना, लेकिन समय के साथ साथ टाइम्स ऑफ चेंज, तो समय के साथ साथ शिक्षा में बदलाव तो होंगे ही, नो डाउट अबाउट इट। अभी ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में भी जितना एजुकेशन हम दे पा रहे हैं, बच्चे से कनेक्ट, टेक्नोलॉजी का यूज होके बच्चों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान अपने लिए है इसी समय में। और ऐसे पेंडेमिक के माहौल में यदि वो नहीं होता तो एजुकेशन चलाना बहुत ही मुश्किल था। जैसे मुझे याद है कि जैसे पहले के जमाने में देवी देवता आते थे या उनकी आकाशवाणी होती थी, है ना, या बीच में दिखाई दिया अंतर्धान हो गए, तो शायद ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जूम मीटिंग जो चल रही है, शायद मुझे लगता है कि वो उसका ही कुछ स्वरूप हो सकता है, या आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कुछ एडवांस उसी टाइप का हो सकता है कि हम कहाँ बैठे हैं और फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इट इज ऑल्सो एजुकेशन। तो आपने जो सवाल किया था सर, मुझे लगता है कि अनूप जी ने उसको बहुत बढ़िया से, जो टॉपिक था उससे जुड़ा हुआ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन है सर, बहुत अच्छा लगा। कुलकर्णी जी, आपकी हमेशा उपस्थिति प्रार्थनीय है, हम अभी सुनिश्चित करेंगे अगली। मेरा एक चीज और पूछना था कि एक भौतिकी में एक बहुत बड़ा अच्छा नियम है जड़त्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, यस यस। और मेरे को ये लगता है कि आज की तारीख में इनर्शिया हैज is now required more because that weight has increased, so external force required is more than earlier. So this law of inertia is becoming more and more relevant in today's context. That's my personal feeling. What do you want to say, Kishore Kulkarni? Yes, sir, you're absolutely right. See, inertia means tendency of a body not to change its position unless and until some external force is applied on that. And same, this law is applicable in case of human being also. So unless and until some external force is there to awaken that internal force, then only that man
that human being will come in action. And definitely, I think this is a platform on which we can break the inertia definitely, and thought process can begin, and all of us can move in one direction to achieve the common goal. Great, So Kishore ji. definitely this is Great. Sunil ji, now I'm coming to you. It is the answer to your question which you asked in the start of the meeting. We are Yes, working to have that change of motion through the law of inertia to change our internal dullness, laziness, or avoidance to the action part. So that is why we are the force. We have to increase our force, and then we have to include the students and other third party to get this momentum. That exactly, now it answers your question. I took a lot Yes, of time yes, to sir. answer your question. Now it is completely answered. और That's मेरे why साथ शायद I और was लोगों को भी, waiting. yes, So बाकी लोगों को भी objective now हुआ होगा. we'll go to next topic will be decided, and Sakshi ji, can you please Sakshi Yes, ji? sir. Please Yes, sir. tell us what exactly was today's meeting's outcome for you. Sir, actually, the outcome is we can compare, our traditional teaching strategy and, today's teaching strategy. जो भी मैंने सुना, उसमें मुझे एक question है जो मुझे clarity चाहिए, not as a teacher, but yes, as a parent. For example, हम ऐसे time में रह रहे हैं जहाँ एक ही कंट्री में 4 बोर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं. ठीक है, सीबीएसई है, इंटरनेशनल बोर्ड आजकल काफी फेमस हो रहा है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है. अगर हम इसको पुराने जमाने की पढ़ाई से या आज के जमाने की पढ़ाई से कैसे भी कंपेयर करें, हमें नहीं लगता कि हम हमारे बच्चों को छोड़ो, हम एज अ पेरेंट हमें नहीं पता कि हमें अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्योंकि कल को